फर्स्ट टाइम जब पूरे वर्ल्ड में एक इस तरह की विचारधारा शुरू हुई कि जो मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इनमें जो भूमिकाएं समाज में अपनाई जाती हैं वो भूमिकाएं इतनी तर्कसंगत है। और पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो उस समय भी फ्रीडम और इक्वलिटी की बात की और ज़्यादातर कंट्री उस समय किसी न किसी अन्य जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उसके अधीन। ये जो अधीनता और अधीन करने वाली शक्तियों के बीच जो संघर्ष की बात है, ये कंट्री और कॉन्टिनेंट के साथ साथ अब पर्सनल भी होते जा रहे हैं। पर्सनल होने का मतलब ये था कि अब व्यक्ति भी अपने बारे में सोचने विचारने लग गया था कि क्या मेरी जितनी स्वतंत्रता या मेरे बारे में सरकार ने जो या देश ने जो सोच रखा है कि आपको इतनी सारी अधिकार प्राप्त है, क्या वो मुझे प्राप्त है या नहीं। जब ये चर्चाएं मध्य मस्तिष्क में आई तब ये लिखित रूप में भी आया। जब पहली बार लिखित रूप में आया तो लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसके बारे में तो हम शायद हमारे पूर्वज उनके पूर्वज हमेशा से वो चले आ रहे हैं। कभी किसी ने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, कभी कुछ कहा नहीं कि ये भी स्थिति है या फिर ये स्थिति जो है वो कहीं न कहीं मानव में जो समानता होनी चाहिए उसके विरुद्ध बात करता है। इसी संदर्भ में महिलाओं ने भी अपने पुरुष जो साथी हैं जिन्हें कहते हैं कि दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव्स तय होते हैं, उद्देश्य बनते हैं। लेकिन हम तो इनके साथ इतने समय से, इतने लंबे समय से, फिर क्यों नहीं इस बारे में हमने कभी चर्चा की। तो जो लिखित रूप में आया, जब उसे पढ़ा गया तब जाके ये समाज के विषय में, लोगों के विषय में चर्चा का केंद्र बना। और यही जो एम्फेसाइज हुआ कि मेल ज़्यादा प्रभावी है और उन्हें कम प्रभावी है, वो ताकतवर है, वो प्रभुत्वशाली है, हम उनके अधीन कार्य करते हैं। जबकि वे ये सोचने पर विचारने के सामने धीरे धीरे आने लगे कि हम शायद उनसे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें उनकी प्रायोरिटी नहीं मिलती है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। घर में जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उनमें उनका ज़्यादा रोल होता है, हमारा कम रोल होता है, जबकि घर को हम संभालते हैं। तो ये सब जो विषय थे धीरे धीरे करके लिखित रूप में आने के बाद लोगों के आम दिनचर्या में चर्चा का केंद्र था। प्रथम लहर तो उसमें सबसे पहले आया था पॉलिटिकल और लॉ के विषय। पॉलिटिकल क्या था? पॉलिटिकल था कि लोगों को मिला तो था अधिकार वोट देने का, लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें सिर्फ पुरुषों को मिला था, महिलाओं को नहीं मिला। जबकि वो भी समाज के लगभग 50% का पॉपुलेशन रखते, इतना बड़ा स्ट्रेंथ रखते, उसके बाद भी उन्हें एक राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। तब जाके ये विचार आया और ये विचार जब लिखित रूप में आया तो धीरे धीरे महिलाएं घर से बाहर निकली अपनी तैयारी के साथ। तो ये जो सफ्रेज मूवमेंट था, ये मूवमेंट सिर्फ एक कंट्री में नहीं था, बल्कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इस तरह से यूरोप के अन्य देशों में भी ये मूवमेंट धीरे धीरे फैला। और ये ऐसा हुआ कि जब फर्स्ट वेव, जो फेमिनिज्म का फर्स्ट वेव कहते हैं, प्रथम लहर, उसके जो अंतिम जो यानी फर्स्ट वेव का जो समाप्ति का चरण था 1960 के आसपास का, उस समय तक जाके उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये तस्वीर जिसमें कि फेमिनिज्म उभर के आता है, तो पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा है कि इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है। तो क्या इक्वलिटी और जस्टिस सिर्फ एक खास मेल के लिए है कि फीमेल के लिए या सबके लिए? अगर हम सबके लिए बात करते हैं तो क्या उस समय, जिस समय फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ, क्या उस समय सबके लिए ये इक्वलिटी और जस्टिस था? तो उस समय के समाज ने, लगभग विश्व के समाज ने जो इस फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ था, उसने महसूस किया कि ये इक्वलिटी सबके लिए नहीं है, ये इनजस्टिस के रूप में है, ये इक्वलिटी मोड में है। और तब ये बात हुई कि किस प्रकार से इक्वलिटी लाई जाए।
और किस प्रकार से इक्विटी को अचीव किया जाए, किस प्रकार से जस्टिस को फुलफिल किया जाए, और उसी के साथ जुड़ गया फ्रीडम, कि जब तक हम सभी को फ्रीडम नहीं देंगे तब तक हम ना इक्विटी ला सकते हैं, ना ही इक्विटी के बारे में किसी प्रकार का टारगेट अचीव कर सकते हैं, और ना ही हम जस्टिस की कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम को भी अचीव करने की बात की गई, जो इस फेमिनिज्म का मुख्य एलिमेंट है, तत्व है। उस समय समाज जो सोचा करता था कि जो पहले से चली आ रही है कि महिलाओं को इसलिए पूरे अधिकार नहीं दिए गए कि वो बायोलॉजिकली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, पुरुष हर कार्य को बढ़ चढ़ के करता है तो वो बाहर का कार्य और फोर्सली वो कर पाता है। तो ये जो एक सोच थी, परंपरावादी सोच थी, इस परंपरावादी सोच को बदलने की भी जरूरत है कि काम कौन करेगा, स्पेसिफिक वर्क जो है वुमेन करेंगे, स्पेसिफिक वर्क जो है वो आउटसाइड का वो मेल करेगा। तो ये जो सोच थी, इस सोच को बदलने की जरूरत है। एक जो था कि शारीरिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से मजबूत जो सोच थी कि मजबूत जो है वो मेल है, कमजोर जो है तो वो महिला है। ये जो एक सोच थी वो भी जरूरत था कि इस मानसिकता को भी बदला जाए, चेंज किया जाए। तो ये जो बायोलॉजिकली एक जेंडर रोल बन गया था समाज में, जरूरत है कि इसको बदला जाए। तो इन तथ्यों के ऊपर फैमिली क्यों ये स्टार्ट हुआ, तो समाज में एक नकारात्मक भाव था, हम इसे पॉजिटिव नहीं कह सकते, पूरी तरह से नकारात्मक। सोच भी सभी का एक जैसा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा थोड़ा तबका जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और उस समय आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लिटरेसी रेट था काफ़ी कम था, तो ज़्यादातर इलिटरेट पर्सन थे, तो उनके अंदर जो एक भाव था समाज के प्रति वो काफ़ी पुरानी सोच थी, ट्रेडिशनल थिंकिंग कह सकते हैं वो था। और यही कारण था कि इसमें बहुत से लोग अपने अधिकारों से वंचित थे, खासकर विशेषकर महिला, और देखें तो वो अपने अस्तित्व के लिए भी संघर्षरत थी, और अपने अस्तित्व के लिए पुरुषों पर निर्भर थी। तो ये जो निर्भरता का सिद्धांत था काफ़ी लंबे समय तक था, और इसी निर्भरता के सिद्धांत को समाप्त करने की जरूरत थी, जिसके कारण से फेमिनिस्ट मूवमेंट आया। क्या परिवर्तन संभव है, और क्या परिवर्तन संभव है तो कैसे संभव है? तो ये जरूरी है कि उस समय का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त किया जाए, तभी हम इसे अचीव कर सकते हैं, या फिर हम इसे फेमिनिस्ट मूवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। जो इनइक्वलिटी है उस इनइक्वलिटी को भी इक्वलिटी में तब्दील करेंगे तभी हम इसे अचीव कर सकते हैं। और थॉट या फिर एक्शन, इनमें जो फर्क है, जो असमानता है, इसे भी जरूरी है कि हम विचारों में भी बदलाव लाएं, कार्यों में भी जो कार्यों का विभाजन हमने ट्रेडिशनली करके रखा है, हम उसे भी दूर कर पाए, या फिर हम इसे कम कर पाए, समाप्त कर पाए। ये सब अगर रास्ता रणनीति अगर अपनाते हैं तो हम इसे समाप्त कर पाए। इसकी बाधा क्या है? तो यहीं पर आता है वह विचार बिंदु जो ये कहता है कि जब तक आप इस सिस्टम को समाप्त नहीं करते हैं तब तक आप इक्वलिटी नहीं ला पाए, तब तक आप सभी को इक्वल रूप से फ्रीडम में नहीं ला सकते हैं, तब तक आप समाज के सभी अंगों को आप गरिमा जो डिग्निटी होता है वो आप नहीं दे सकते। तो ये जो भाव था, ये जो सोच थी, ये सोच जो है विचार विमर्श के अंत में ये निकल के आया कि सबसे बड़ा बैरियर जो है, जो बिगेस्ट बैरियर वो है पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की यहीं पर आया, सब ने इस बात को स्वीकार किया कि पैट्रियार्की ही एक ऐसा एलिमेंट है और एक ऐसा सिस्टम है जिसको जब तक हम पूरी तरह से समाप्त नहीं करेंगे तब तक समाज में जस्टिस नहीं आ सकता है, इक्वलिटी नहीं आ सकता। पहला जो स्टार्ट हुआ था वो लिबरल फेमिनिज्म का बाद रेडिकल फेमिनिज्म, उसके बाद मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म, ब्लैक, बाद इको फेमिनिज्म, और ये आपका पावर। तो ये मुख्य रूप से है तो और भी, बट हम अभी बात नहीं करें
लेस यहाँ पे कुछ अदर में भी आप देख पा रहे हैं जो लेस्बियन फेमिनिज्म है, दलित फेमिनिज्म जो हमारे देश से हुआ है। तो हम यहाँ पर आप जो प्रश्न हमने दिया है आपको वहाँ पे लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल, आज जो है हम चर्चा करेंगे इन दोनों पे ही करेंगे। ये फर्स्ट है, पहला है, और ये जो चरण है लिबरल फेमिनिज्म का, यही है फर्स्ट वे। तो आप जो फर्स्ट वे मैंने शब्द का प्रयोग किया था आप समझ जाए कि ये लिबरल फेमिनिज्म जो है फर्स्ट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बिंदु था तथ्यों पर ज़्यादातर मूल्य थे और आदर्श थे। एक संगठन बना था जिसका नाम आप देखते हैं NOY, नाउ है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। ये संगठन बना था, इसी संगठन में फर्स्ट वेव को एक ताकत दी थी, मजबूती प्रदान की थी। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इशू थे जिस पे इन्होंने चर्चाएं की थी वो ज़्यादातर पॉलिटिकल है और जो लॉ बेस्ड है। तो इस प्रकार का है वो देखें, इनका ये लोगो है जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। स्वीकार करते हैं कि महिलाएं जो अधीन है, ये अधीनता की जो स्थिति है उसे समाज कहते हैं कि जब समाज जिस प्रकार से निर्मित हुआ था आदिम काल में जब समाज बना था और उस समय तक जिस समय तक ये फर्स्ट लहर चल रही थी उस समय तक ऐसा समझते कि ये तो सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ऐसा बन गया है ना, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाती, ये तो सोशलाइजेशन है। मेरी वोल्सक्राफ्ट फर्स्ट नाम आता है जिसने पहली बार ये किताब लिखी और किताब का जो फर्स्ट हेडिंग है वो आप देख पा रहे हैं, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। पहली ये पुस्तक है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पहली पुस्तक है, ये जो है ये फेमिनिज्म का बाइबल कहलाता है। क्या था कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। पब्लिक जोन है और जो पॉलिटिकल जोन है वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो अगर मेल वहाँ पर है तो वहाँ पर वुमेन को भी दिलाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। और यही कारण है कि इनका जो वुमेन का जो बेस था वो पॉलिटिकल राइट को अचीव करना। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो रोकने की बात उन्होंने अपनी किताब में कही। ये जितनी भी बातें हैं उन्होंने अपनी किताब में कही है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट है, सार है, जो आपको करते हैं। देखिए रूसो के जो भी विचार हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी वोल्सक्राफ्ट ने कहा था वो वही चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कि एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है और सोशलाइजेशन का ही हिस्सा थे रूसो। तो उन्होंने भी वही बात कही थी जो सदियों से आगे समय से चली आ रही परंपराएं थी समाज की, वही बात उन्होंने कही। अगर पढ़े तो आपको साफ पता चलेगा कि लड़कों में जो स्वतंत्रता होती है या निर्णय लेने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लड़कियों में केवल सदाचारी आज्ञाकारी वर्ता के गुण, तो वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्तित्व है वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जो कि पति की सेवा करना है, घर का खाना बनाना है और बच्चों का लालन पालन करना है। यही कारण था कि रूसो ने करिकुलम के अंदर महिलाओं के लिए फ्री विज्ञान रखा, सभी विषय पढ़ने के लिए उन्होंने कहा। और स्पष्ट रूप में देखिए नीचे लिखा है कि पॉलिटिकल और जो पब्लिक लाइफ होता है वो काफ़ी के लिए महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी घर में रहेंगी, घर की सेवा करेंगे, पति की सेवा करेंगे, तो जो जाएंगे पब्लिक डोमेन में जाएंगे। ऐसा रूसो ने अपने टाइम में जो कुछ भी था उसी को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। और ये कारण कि रूसो के इस बात को लेके रूसो की आलोचना भी की जाती है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं रूसो की काफ़ी अच्छी बात ने उसी संदर्भ को लेकर ये बातें कही है कि ये जो भेदभाव है ये शिक्षा करके जो रूसो ऑलरेडी ये एजुकेटिस्ट फिलोसफर थे, जब वो ये बात कह रहे हैं इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा साक्ष्य जो वोल्सक्राफ्ट के लिए था और उन्होंने इसी रूप से रखा। और उन्होंने साफ कहा कि जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं लड़कियों को एक वीकर सेक्स के रूप में देखने का प्रयास करती है। और ये भी कि लड़कियों को पॉलिटिकल जो राइट है वो नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं को सामाजिक जीवन में आना चाहिए। तो ये बात अपनी किताबों में उन्होंने कही। लड़के जो हैं वो लगभग राइट्स को अचीव करते हैं और वो उसको एक्सेस भी करते हैं, बट लड़कियों को इसके लिए वो उस तरह का राइट नहीं है जो
एजुकेशन को ऐसा बनाया जाए जिसमें कि दोनों को बराबर पार्टिसिपेशन का अवसर प्राप्त हो। और उन्होंने साफ कहा कि जो भी डोमेन है, पॉलिटिकल डोमेन है या फिर जो पब्लिक डोमेन है, वहाँ पर उनको आना चाहिए, किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो सदी से जो चली आ रही है उसको बदलना चाहिए, ऐसा उन्होंने। इसका नाम आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, जो जिसमें उत्तराधिकार की खाता आती है, जिसमें कि विवाह है और परिवार है, ये कहीं न कहीं संपत्ति, निजी संपत्ति की अवधारणा और उत्तराधिकार की जो अवधारणा है, इसी से विवाह जैसे जन्म हो, परिवार का निर्माण, ऐसा ये इन्होंने बताया। संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि जो माँ को जो हक जमाने की बात आती है वो यहीं से आती है कि जब तक कि महिला के ऊपर हक नहीं जमाया गया तब तक उसके जो उससे उत्पन्न बच्चे होंगे उनको उनमें प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं होगा। अगर आप उसके अधिकार नहीं जमाते, उसको अधिकता में नहीं रखते हैं, तब तक आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप जैसा चाहते हैं वहाँ तक मतलब नहीं जा सकते। तो ये जरूरी है कि आप ऐसा करें कि जो भी संतान है उसकी जो माँ है उसको आप अध्ययन कर लीजिए तो सब कुछ आसान होगा। ऐसा एंजल्स में अपनी किताब में लिखा। इन्होंने जिस किताब में इसकी चर्चा की, काफ़ी फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, तो ये एंजल्स ने अपनी इस किताब में इसकी चर्चा की। और उन्होंने जो एक परिवार नामक संस्था है उसका पूरा लेखा जोखा, जो अतीत से लेकर वर्तमान है अपने युद्ध तक का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उसके आधार पर जो उन्होंने जो बताया, ये जो बताया उस आधार पर बताया पूरा डिटेल्स उन्होंने रिसर्च किया था। एस.जी. मीट जानते हैं इसको, इसका भी नाम शायद सुना होगा। ये देखिए इसमें मैंने पिछले क्लास में कहा गया कि फैमिलिस्ट सिर्फ वुमेन ही हो ऐसा नहीं, तो फैमिलिस्ट मेल भी हैं। इससे पहले एंजल्स है, मील है, ये सब मेल पर्सन है जिन्होंने अपनी किताब में सबजेक्शन ऑफ वुमेन में इस प्रकार की चर्चा की कि उन्होंने कहा कि उस समय का जो समाज का स्ट्रक्चर था किस प्रकार का था। तो ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो घर में रहा करती थी, मतलब वो सिलेक्शन नहीं कर सकती थी, वो निर्णय नहीं कर सकती थी। और ये अपनी किताबों में लिखा है। और रोशनदार और ये दोनों ये जो एक बात जो कही है उन्होंने यहाँ पर कि स्त्रियाँ जो है वो वुमेन पर्सन मानव जाति जब शब्द बोलते हैं तो मानव जाति में सिर्फ एक मेल पर्सन ही आता है, ऐसा नहीं। मानव जाति का मेल फीमेल सब गाँव जेंडर सब आते हैं। तो उसमें क्या है, स्त्री को तर्क करने की मतलब स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा ये स्वीकार करते हैं। और ये मानते हैं कि ये काम जो है ज़्यादातर पुरुषों की प्राप्त है और महिलाओं को कहते हैं बस सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्रजनन क्षमता की उत्पादकता के रूप में उनको लेते हैं, ऐसा इन्होंने वर्षक्राफ्ट और लोगों ने स्वीकार किया इस बात को। और यही कारण है कि फैमिनिस्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सशक्त हुआ। ये पहली बार पूरे विश्व के समझ इस तरह के मुद्दे आए, इस तरह की चर्चाएँ शुरू हुई, उससे पहले इस तरह की चर्चाएँ नहीं हुआ। अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट आपको लिखना पड़ेगा। क्या जो प्रथम जो लिबरल फैमिनिज्म का अचीवमेंट क्या हुआ, उन्होंने जब संघर्ष किया तो किस किस प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। तो पहला तो है मताधिकार की उपलब्धि प्राप्त हुई। किस साल में कहाँ पर ये अचीवमेंट हुआ था तो वो आपको दिख पा रहा होगा। न्यूजीलैंड में आप देख पा रहे हैं 1893, ऑस्ट्रेलिया में 1984, 1984 और 1911, कनाडा में 1970, जर्मनी में 80 में, ऑस्ट्रेलिया में 90, अमेरिका में 20, फ्रांस 44 में, ग्रीस हो गया 52 में, स्विट्जरलैंड 70, आपके कंट्री में 47 में प्राप्त हो गया। रणनीति को देखें कि वुमेन मूवमेंट के रणनीति को कि उन्होंने बड़ा ही अच्छा स्ट्रेटजी अपनाया, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि कम से कम पूरे विश्व में ये तो दिखा दिया कि पुरुषों को वोट देने का अधिकार है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। या इसका मतलब ये है कि समाज ये हमारे बारे में सोचता है कि हमें राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, हमारे अंदर बौद्धिकता नहीं है,
हमारे में इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, हम तार्किक ढंग से भी सोचते विचारते नहीं है। तो ये जो हमने दुनिया की समझ, वर्ल्ड की समझ ये लाया कि नहीं, आप हमारे में विचार कीजिए कि हम भी उतने ही सत्य में जितने आप सोचते। तो अधिकार मिलने का तात्पर्य यही है कि पूरे विश्व में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार को स्वीकार किया कि वो भी निर्णय लेने में सक्षम। एजुकेशन बढ़ा, जो मैरिड वुमेन हुआ करती थी उनकी जो मजदूरी है वे ये भी सुनिश्चित, प्रेगनेंट हुआ करती थी उनको काम से बाहर निकाल दिया करता था। तो ये चीज़ें भी कानून में आया, जो लेबर लॉ है वो यहाँ पे वैसा आया, और यूनियन वगैरह, ट्रेड यूनियन वगैरह बने। यानी ये जो कानून होते हैं, लॉ होते हैं, पॉलिटिकल के अलावा तो लॉ में भी बहुत सुधार हुआ, समान वेतन जो इक्वल ये होता है वो सब यहाँ पर बना, और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट भी बना, ट्रेड यूनियन लीग ये सब भी उस समय बने थे। ये सब जो सरफेस मूवमेंट के अलावा है वो कई संगठन हैं, जो महिला संबंधी संगठन है जो आप देख पा रहे हैं, जो क्रिश्चियन कैटरेस यूनियन है, अमेरिकन वुमेन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एसोसिएशन फॉर कलर वुमेन है। अन्य इवेंट में आप देखिए, बच्चों को देखभाल में माता पिता की सहभागिता बढ़ी। पहले देखभाल करने का जो काम था वो माना जाता था सिर्फ महिलाओं का है, तो नहीं, इसमें अब पुरुषों की भी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ी। मातृ की रक्षा का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो काम पर उनको लीव दी जाएगी, तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे आया। एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वलिटी आया। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा था वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी में भी इजाफा हुआ। तो इस तरह की फैसिलिटियाँ और जो अचीवमेंट होगा। लिमिटेशंस क्या क्या थे वो आपको लिखना पड़ेगा, जब आप इससे लिखेंगे। अगर सिंगल एक क्वेश्चन आता है कितना सारा आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो क्या लिमिटेशन थे, तो यह बेसिकली ये राजनीति का कानूनी अधिकारों तक ही सीमित, तो इसके जो दायरा था बहुत ज़्यादा विश्व तक नहीं था। और माना ये जाता है कि ये इसके जो दांत थे, दांत काटने के लिए होते ना, तोड़ने के लिए, काटने के लिए, दंत रहित प्रकृति इसमें के विश्व नहीं है, तो उनके दांत नहीं है, तो ऐसा इसमें दंत है ही नहीं। तो इसके बाद जो हम लोग रेडिकल की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा, है ना, तो इसमें नेस आ जाएगा। तो ये है कुछ संस्थाओं में सुधार, कानून में सुधार, परंपराओं में सुधार अपने आप सीमित रहता है। क्या क्या नहीं उठाया अगर आप देखें तो जेंडर एक्सप्लॉयटेशन है वो उसकी बात नहीं करते हैं। परिवार के अंतर्गत जो मेन का जो रोल है उस पर ये बात नहीं करते, आउटसाइड बात करते हैं। अगर आप देखें वर्क प्लेस की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, वुड की बात करते हैं, घर के अंदर की बात नहीं करते, है ना। तो ये पब्लिक जोन की बस बात करके ये अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं। तो अपने देश के फर्स्ट जो मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, जब लिबरल मूवमेंट चला था तो शासन में रह के ब्रिटिश रूल को सहयोग करते हुए अधिकार प्राप्त करना चाहते। आप समझिए क्या है, यानी कभी भी ब्रिटिश रूल को खत्म करने की बात नहीं थी लिबरल। वो चीज़ यहाँ भी है कि वो आउटसाइड डोमेन में ये बात कर रहे हैं अधिकारों की, और वो भी संक्षिप्त अधिकारों की बात कर रहे हैं, फ्यू राइट्स की बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा वुमेन अपने परिवार में प्रताड़ित एक्सप्लॉइट होती है, न कि बाहर तो कमी होती है। उसके बारे में बात ये इसी कारण से इसको लिमिटेशन